हम सब रेस्टोरेंट्स जाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये रेस्टोरेंट का आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? वो पहला इंसान कौन था जिसने सोचा कि चलो एक ऐसी जगह खोलते हैं जहां लोग पैसे देकर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। आज हम लगभग 250 साल पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जानने जिसके एक आइडिया ने हमारे खाने पीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि दुनिया का पहला रेस्टोरेंट आया कहाँ से? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचेंगे। ये कहानी किसी बहुत बड़े मशहूर शेफ या किसी शाही खानसामे की नहीं है। नहीं, बल्कि ये कहानी एक ऐसे आम इंसान की है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे पेरिस। साल था 1765। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक ऐसा शहर और एक ऐसा वक्त जो एक बहुत बड़ी क्रांति का गवाह बनने वाला था। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में थे एक साहब, मॉन्सियर बुलांजे। पर वो कोई जाने माने शेफ नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो एक मामूली से सूप बेचने वाले थे जिनके दिमाग में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक जबरदस्त आइडिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस आदमी को रेस्टोरेंट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है वो असल में पेरिस की एक गली रू डे पुली में एक छोटी सी सूप की दुकान चलाते थे। उनका इरादा कोई दुनिया बदलने का नहीं था, वो तो बस अपना सूप बेचना चाहते थे। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर लैटिन में एक साइन लगाया हुआ था जिसका मतलब था, मेरे पास आओ वो सभी लोग जिनके पेट में तकलीफ है और मैं तुम्हें फिर से ताकत दूंगा। और यहीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है रेस्टोरर। इसका मतलब होता है ताकत वापस लौटाना या ठीक करना। और इसी शब्द से आज का हमारा शब्द रेस्टोरेंट बना है। मतलब रेस्टोरेंट का असल मतलब है ताकत वापस देने वाली जगह, है ना? कमाल की बात। तो बुलांजे साहब आखिर बेच क्या रहे थे? उनके मेन्यू पर थे रेस्टो दे वाइन्स, मतलब दिव्य ताकत देने वाले पकवान। और उनका जो मेन डिश था वो था फुट ऑफ मटन सॉस पुलेट, यानी भेड़ के पैर का एक खास गाढ़ा सेहतमंद स्टू। कह सकते हैं कि वो उस जमाने का कंफर्ट फूड था। लेकिन जैसा हर नई कहानी में होता है, एक विलेन भी था। बुलांजे के इस नए आइडिया ने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उस वक्त पेरिस में पके पकाए खाने की बिक्री पर एक बहुत पावरफुल ग्रुप का कंट्रोल था जिसे केटरर्स गिल्ड कहते थे, और उन्हें बुलांजे का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहां समझिए, दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे बुलांजे जो आम लोगों को सेहतमंद शोरबा और स्टू बेच रहे थे, और दूसरी तरफ था वो ताकतवर गिल्ड जिसकी तैयार खाने पर पूरी मोनोपोली थी और वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता था। ये एक अकेले इनोवेटर और एक पावरफुल सिस्टम के बीच की सीधी टक्कर थी। तो हुआ ये कि जैसे ही बुलांजे ने वो भेड़ के पैर का स्टू बेचना शुरू किया, गिल्ड ने उन पर सीधा केस कर दिया। उनका कहना था कि बुलांजे उनके कानून तोड़ रहे हैं, उनकी मोनोपोली में दखल दे रहे हैं। और यह मामला सीधा पेरिस की अदालत में पहुंच गया। अब बुलांजे का सब कुछ दांव पर लगा था। अब देखिए, पूरा केस एक बहुत ही अजीब से सवाल पर टिका था। क्या बुलांजे का स्टू एक तैयार खाना माना जाएगा जिस पर गिल्ड का हक है, या फिर वो सिर्फ एक हेल्दी शोरबा है जो गिल्ड के नियमों से बाहर है? इस एक सवाल के जवाब पर सिर्फ बुलांजे का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे डाइनिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर टिका हुआ था। और फिर कोर्ट में बहस हुई, दलीलें दी गईं, और आखिरकार वो दिन आया जब जज ने अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। और नतीजा? बुलांजे केस जीत गए। सोचिए, कोर्ट ने कहा कि उनका स्टू कोई तैयार खाना नहीं बल्कि एक सेहतमंद शोरबा है, और इसीलिए गिल्ड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने सिर्फ बुलांजे को नहीं बचाया, बल्कि एक पूरी नई इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए। अब बुलांजे की एक जीत सिर्फ उनकी पर्सनल जीत नहीं थी, ये तो एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जिसका असर आज हम सब पर, दुनिया के हर कोने में दिखता है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी आसानी से पूरी कहानी समझ आती है। 1765 में दुकान खुली, फिर लगभग 1766 में केस जीता, और 1780 आते आते उनकी सफलता को देखकर पूरे पेरिस में ऐसे ही रेस्टोरेंट्स की बाढ़ आ गई। और आज तो ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। तो अगली बार जब किसी रेस्टोरेंट में जाए ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये उस 250 साल पुराने सपने का हिस्सा है जो एक फ्रांसीसी सूप वाले की एक छोटी सी कानूनी लड़ाई से शुरू हुआ था। सोचिए जरा,
एक आदमी की अपने स्टू के लिए लड़ी गई एक छोटी सी लड़ाई ने हमें रेस्टोरेंट्स दिए। न जाने हमारी रोज़मर्रा की और कितनी चीज़ें हैं जो ऐसी ही किसी भूली बिसरी कहानी से निकली होंगी।